Hello everyone, welcome back to the Aspirant Invincible YouTube channel, and we are going to study the topic 4 regarding the mains 365 polity. It is all about federalism and the cooperative federalism in the context of the mains examination, specifically the for mains to 2024. So let's begin. Before starting the video, I request you to please do like, share and subscribe the YouTube channel The Aspirant Invincible to show your support for my effort. Thank you so much. Let's begin together. So the federalism. So what do you understand by federalism? Simply, federalism is a government mechanism where the power of the government or the central authority is divided between two main constituent or more than two constituent. Simply a centralized authority and the authority or a simple constituent unit of the state. That is a federalism. So here power is divided. सिंपल. सो इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पर पावर को डिवाइड किया जाता है किसके बीच में, एक सेंट्रल अथॉरिटी और जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैं कंट्री के, जिनसे देश बना हुआ है, जिससे देश है बना हुआ है और जो देश के हिस्सा हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के बीच में पावर का डिवीज़न ही क्या है, फेडरलिज्म है. और इंडिया के फेडरलिज्म को एसिमेट्रिक फेडरलिज्म बोलते हैं. और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का मतलब सिंपल ये है, कोई सिमेट्री आपको देखने को नज़र नहीं आएगी. कहीं पर ये आपको सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी फीचर दिखेगा, कहीं पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखेगा, कहीं पर क्वासी फेडरलिज्म दिखेगा. सिंपल. सो फेडरलिज्म सिंपल समझ में आ गया. फेडरलिज्म एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जहाँ पर पावर को डिवाइड किया जाता है एक सेंट्रल अथॉरिटी और जिससे वो देश बना है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है. दैट इज़ अ फेडरलिज्म. सिंपल. द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, दैट इज़ अ फेडरलिज्म. Key features of federalism that in India, key features is first of all, it required consent of both the level. Means state सेंटर गवर्नमेंट दोनों का कंसेंट चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल चेंज करना है. ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी आपको चाहिए. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर करता है. सेंट्रल अपने लेवल पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमस है और स्टेट अपने लेवल पे अपने जुरिडिक्शन में फाइनेंशियल ऑटोनॉमस है. देन इट हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिटी एज वेल एज द रीजनल डाइवर्सिटी. तो रीजनल डाइवर्सिटी को इंश्योर करने के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया है ना. उड़ीसा की रीजनल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट रीजन. तो वहाँ पे जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट होगी वो वहाँ की रीजनल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करेगी, रीजनल डाइवर्सिटी को, रीजनल कल्चर को, लैंग्वेज को प्रिजर्व करेगी, प्रमोट करेगी. साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटी को बढ़ावा देगा और कोई भी अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट के लिए या फिर सेंट्रल और नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है उसको रोकने का. डुअल ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ. नेक्स्ट, यहाँ पर फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म में है क्या, 3 टीयर्स हैं गवर्नमेंट का और जो तीनों की तीनों लेवल हैं वो 3 लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं. इनका अपने आपस में कोऑपरेशन भी है और कंपटीशन भी है. कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड एग्जिस्टेंस है इन तीनों के तीनों लेयर का. 74th अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं ही हैं और इनकी अथॉरिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव हैं. ये दोनों और जो तीनों हैं इंस्टीट्यूशंस से, तीनों टीयर्स हैं गवर्नमेंट का, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने एज पार एज अथॉरिटी इज कंसर्न, पावर इज कंसर्न. दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्ड एंड अथॉराइज्ड. सिंपल. अब इंडिया में एवोल्यूशन कहाँ से हुआ फेडरलिज्म का, मेनली ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट अगर मेंस में कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हो अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंडियन फेडरलिज्म का फाउंडेशन मिलता है, हमने वहाँ से लिया है. इस तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो फर्स्ट फेज़ जो था वहाँ पे 1 पार्टी फेडरलिज्म था, मतलब कांग्रेस सिस्टम जिसे बोलते थे, क्योंकि एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था. सेकंड फेज़ में धीरे धीरे एक्सप्रेसिव फेडरलिज्म आ गया, मतलब जो रीजनल डाइवर्सिटी है और रीजनल वॉइस थे वो उभर के आने लगी. रीजनल पावर, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने वॉइस रेज करने लगे, अपनी पावर डिमांड करने लगी.
थर्ड फेज़ में फिर मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया। जब वो मल्टी पार्टी फेडरलिज्म आया, धीरे धीरे पार्टी जो डिमांड कर रही थी वो पावर में आने लगी, तो मल्टी पार्टी फेडरलिज्म आया। और 2014 से लेके अभी तक जो चल रहा है वो अगेन एक डोमिनेंट पार्टी फेडरलिज्म चल रहा है, जो वीजीपी लेड है। सिंपल हो गया। अभी जो ट्रेंड है इसके बारे में अगर बात करें कि फेडरलिज्म कुछ लोग कह रहे हैं कि वीक हो गया है, देयर इज़ अ इंक्रीजिंग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी इन इंडिया एंड द वीकनिंग ऑफ द फेडरलिज्म बिकॉज देयर इज़ अ इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। पहला रीज़न तो यही है। फॉर एग्जांपल फार्म लॉज हुआ, कोविड का डिसीजन था, नोटबंदी हो गया, जीएसटी का हो गया, कहीं ना कहीं इशू थे। नेक्स्ट इज़ रीजनलिस्टिक डिमांड बढ़ती चली जा रही है। फॉर एग्जांपल द ग्रेटर नागालैंड मूवमेंट, देन मिसयूज़ ऑफ द गवर्नर ऑफिस, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट, केरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं गवर्नर के रोल के अगेंस्ट। आप समझ रहे हो कितना बड़ा फेडरलिज्म में वीकनिंग है। देन फिजिकल रिलेशन है, जीएसटी इंट्रोडक्शन और जीएसटी कोविड-19 के ड्यूरिंग जो जीएसटी कंपनसेशन था उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था स्टेट के द्वारा। सो देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ वीकनिंग ऑफ फेडरलिज्म, बट देयर आर काउंटर arguments which oppose these trends and argue that there is an increasing federalism in India. For example, there is an increasing financial devolution from financial commissions to the states, जो बढ़ के लगभग 32% था 13 फाइनेंस कमीशन में, जो 41% हो गया फाइनेंशियल सेंट्रल डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज एनहेंस द फेडरल कैरेक्टर बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल एक्सेट्रा। तो दोनों ट्रेंड हमें देखने को मिलते हैं। अब रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स हैं इंडिया में फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ना चले और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही इतना ज़्यादा ऑटोनोमस ना हो जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो जाए नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। तो एक वाइब्रेंट फेडरल स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी रखे और नेशन बिल्डिंग की काम करे, नेशनल यूनिटी के लिए काम करे, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करे, एक्सटर्नल सेक्टर पे फोकस करे। और स्टेट गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि वो रीजनल डिमांड और एस्पिरेशंस को फुलफिल करती रहे। तो ऐसे कौन से रिकमेंडेशन है? सरकारिया और पुंची कमीशन की रिकमेंडेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि गवर्नर ऑफिस को पॉलिटिकल पार्टी से अलग थलग करना चाहिए और रिवाइज द रिमूवल टर्म। कोई भी मर्जी से गवर्नर को जब चाहे एज पर विश, प्रेसिडेंशियल विश से रिमूवल नहीं होना चाहिए। अभी होता क्या है कि गवर्नर एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है और जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को हटा सकती है। इससे होता क्या, गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरीके से गवर्नर ऑफिस मिसयूज़ होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सरकारिया और पुंची कमीशन ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर ऑफिस को अपॉलिटिकल होना चाहिए और इसके रिमूवल टर्म्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज सेंट्रल स्टेट काउंसिल, जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको बियॉन्ड एडवाइस ले जाने की ज़रूरत है। मतलब जो भी उसकी रिकमेंडेशन रहेगी उसको बाइंडिंग होना चाहिए, उसको पावर ज़्यादा मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डिस्कस करने के लिए नहीं होना चाहिए इंटर स्टेट काउंसिल। नेक्स्ट, जो प्रेसिडेंट का वीटो पावर है उसको मिसयूज़ करने से रोकने के लिए कुछ गाइडलाइन होने चाहिए। एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट के टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दीज आर द रिकमेंडेशन रिकमेंडेड बाय सरकारिया एंड पुंची कमीशंस। अदर रिकमेंडेशंस लाइक 7th शेड्यूल जो है उसको रीलोक करने की ज़रूरत है, विजिट करने की ज़रूरत है, फिर से देखने की ज़रूरत है। देन नीति आयोग इंटर स्टेट काउंसिल को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए पावर देना चाहिए, अथॉरिटी देना चाहिए, उनकी अथॉरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। और फिजिकल डेवोल्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ऑटोनोमस बनाए और इनको डेवोल्यूशन भी ज़्यादा से ज़्यादा दे, मतलब पैसे बढ़ा दे, ट्रांसफ़र बढ़ना चाहिए। सो दिस इज़ overlook of federalism in India. What are the features, then constitutional provisions, then comes the trends weakening, then trends of counterbalancing, then the measures to strengthen the federal structure in India. So this is all about federalism. Now within the federalism we need a cooperative federalism in India. Our constitutional fathers are visionary personalities and they know there is a strong demand of cooperative federalism in India, means there is a strong demand of cooperation among the
सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन की ज़रूरत है, तभी जाके देश आगे बढ़ पाएगा अच्छी तरीके से। सिंपल है। अब यहाँ पे आप इस्तेमाल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है? सिंपली इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, है ना, विच शोज नीदर इज अबव द अदर, जहाँ पे ना तो स्टेट गवर्नमेंट ऊपर हो, ना सुपीरियर है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट सुपीरियर है स्टेट गवर्नमेंट के। दोनों हैंड होल्डिंग करते हुए नेशन बिल्डिंग का काम करें, पब्लिक वेलफेयर में काम करें। सिंपल, दैट इज़ अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। It emphasizes that national and state agency undertake government functions jointly rather than exclusively। तो एक दूसरे को परेशान करते हुए काम ना करें, गवर्नेंस ना करें, एडमिनिस्ट्रेशन ना करें, एक दूसरे की हैंड होल्डिंग के साथ में गवर्नेंस करना चाहिए, हैंड होल्डिंग करना चाहिए। दैट इज़ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सिंपल। नीति आयोग इज द इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग फेडरलिज्म, स्पेसिफिकली द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो फर्स्ट इज 7th शेड्यूल, जहाँ पर स्टेट, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट में पावर को और अथॉरिटी को एज वेल एज वर्क को, ड्यूटी हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट, और इसमें डिवाइड किया गया है ताकि दोनों मिलके आपस में काम कर सकें। और कंकरेंट लिस्ट का मतलब ही है जहाँ पे दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में मिल के काम करें। देन आर्टिकल 312 इज देयर, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में होता क्या है? सेंट्रल एजेंसी यूपीएससी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी है ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर। बट ऑल इंडिया सर्विसेज गिव देयर सर्विसेज एंड फंक्शंस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करेंगी तो ऑल इंडिया सर्विसेज अपना बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएंगी। सो देर इज़ अ नीड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अगेन। देन इंटर स्टेट काउंसिल यहाँ पर है, फाइनेंशियल कमीशन यहाँ पर है, टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले इसका आंसर है व्हाट इज़ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करें। कई बार आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और चाह रही है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और चाह रही है, जनता परेशान हो रही है। सो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करे, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करे और जनता की भलाई हो। दैट इज़ द नीड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दैट इज़ द एसेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सिंपल है। और अगर इसको डिटेल में पढ़ें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है टू ब्रिज द सोशियो इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप। जो भी सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है उसको ब्रिज किया जा सके। फॉर एग्जांपल, कई बार पैसे की ज़रूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाती है, बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी पॉलिसी को, किसी भी स्कीम को ग्राउंड जीरो पे वर्क करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा। और स्टेट गवर्नमेंट के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो दोनों अगर काम करेंगे साथ में मिलके तो अच्छा हो सकेगा। सेम इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, जो हमने पढ़ लिया, अभी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट द फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज। सिंपल है, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल कि झारखंड में जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, बिहार में मिनरल रिसोर्सेज हैं, और महाराष्ट्र में जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, कर्नाटका में जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा आईटी, तो जिससे रीजनल डिस्पैरिटी ना बढ़े, एक इक्विटेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ होना चाहिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल कमीशन से थ्रू एंश्योर करेगी, नीति आयोग के थ्रू एंश्योर करेगा, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट डेवलप होगा इंडिया के अंदर, ताकि सारे राज्य आपस में मिल के काम कर सके। Next is to promote the decentralization of power, giving more autonomy to the state. सिंपल है, लोग रीजनल मतलब स्टेट गवर्नमेंट रीजनल एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकें, पब्लिक वेलफेयर को फुलफिल कर सकें। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और स्टेट कोऑपरेट नहीं करेगा सेंटर के साथ में, तो लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप कई बार देख सकते हो, बिकॉज रेलवे, फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल है कोविड के समय में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना था,
तो रेलवे का यूज़ किया गया कि नहीं किया? रेलवे किसके अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। बट लोग कहाँ के थे? लोग तो स्टेट गवर्नमेंट को दोषी मान रहे थे, और मानना भी चाहिए था। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए। दैट इज़ द नीड ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू टैकल द इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। और मेनली अगर हम नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करें, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करे, तो स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्रोसेस पर, प्रोग्राम पर फोकस कैसे कर पाएगा? तो एक बाहरी जो दुश्मन है उनको निपटने के लिए, और जो एक बियॉन्ड स्टेट गवर्नमेंट ज्यूरिडिक्शंस के जो भी फंक्शंस हैं, गवर्नमेंट फंक्शनिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। और स्टेट गवर्नमेंट को फोकस करना है अपने रीजनल एस्पिरेशंस पे, पब्लिक वेलफेयर पे। सो देयर इज अ इमेंस नीड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। स्टेप्स फॉर इंक्रीज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं? अगेन जैसा कि हमने देखा, 15th फाइनेंस कमीशन ने 41% शेयर कर दिया गया है, जो पहले 32% था 13 फाइनेंस कमीशन के समय में। देन देयर इज़ अ फ्रीडम, स्टेट हैव फ्रीडम टू प्लान देयर एक्सपेंडिचर्स, है ना। देयर इज़ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है। पहले सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स CSS स्कीम्स 142 थी, आज वो 66 स्कीम्स बची हैं। इससे हुआ क्या? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का मतलब होता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपने ग्रांट्स देती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है। तो रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से कन्फ्यूजन दूर होगी। कई बार एक स्कीम और 2-3 स्कीम होती हैं जो ओवरलैपिंग होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर बेल आउट प्रोग्राम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना निकाला था, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल बर्डन था ड्यू टू डिस्कॉम, उसको कम किया जा सके। सिंपल, दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट, देयर आर सम चैलेंजेस इन दीज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट इज ओवर सेंट्रलाइजेशन पावर। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल, कोविड के समय में कोविड पैंडेमिक के समय में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का यूज़ करना और अपने हाथ में सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन ले लेना, कंप्लीट कंट्रोल ले लेना। नेक्स्ट इज इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट चला जाता है। कावेरी डिस्प्यूट फॉर एग्जांपल, कर्नाटका और तमिलनाडु गवर्नमेंट और यहाँ के लोग भी आपस में अपोजिशन करते हैं। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी इंडिया में है, उसको मेंटेन करना, उसको डाइवर्सिटी को एड्रेस करना, डाइवर्सिटी को एक बेहतर तरीके से रिकॉग्नाइज करना और उसको फोस्टर करना, इन्हेंस करना, है ना, पैम्पर्ड करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कई बार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं बन पाता। कैसे नहीं बन पाता? तो फॉर एग्जांपल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की रिक्वायरमेंट अलग है फ्रॉम द हिली एरियाज़, प्लेन एरियाज़, कोस्टल एरियाज़, नॉर्थ एंड साउथ। तो डाइवर्सिटी को साथ में लेके चलना, रीजनल एस्पिरेशंस को भी इंश्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार कुछ एथनिक ग्रुप्स के इंटरेस्ट दूसरे एथनिक ग्रुप्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मणिपुर में वायलेंस जो हो रहा है, मैती ग्रुप, कुकी ग्रुप आपस में वायलेंट क्लेसेस में इंडल्ज हैं, डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पे। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट कंसल्टेशन विद द स्टेट। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कंसल्टेशन नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, GST के समय, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा इशू बन गया था। कोविड-19 में जब लॉकडाउन लगाना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से एक बार भी नहीं पूछा। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। सो देयर इज़ अ आर्बिट्रेरीनेस इन द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दीज आर द चैलेंजेस। फिर कुछ और हैं, रोल ऑफ गवर्नर वगैरह जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हमें कहाँ इसका सॉल्यूशंस कहाँ नज़र आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नीड टू एक्सपेंड और वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फॉर एग्जांपल, इंटर स्टेट काउंसिल है ना, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्कोप को बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको पावर देने की ज़रूरत है। अभी वो सिर्फ और सिर्फ टूथलेस टाइगर के तरह काम करता है। सेम फॉर दी नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की ज़रूरत है, ताकि वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेशर में काम ना करे, जो देश के हित में है उसमें काम करे, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाए, उसी को आगे लेके जाए।
नेक्स्ट, देर इज़ अ नीड ऑफ इंक्रीज द फाइनेंशियल एलोकेशंस। फाइनेंशियल एलोकेशन को एक परमानेंट फाइनेंशियल कमीशन की ज़रूरत है, जो फाइनेंशियल एलोकेशन को विदाउट एनी डिस्टर्शन, विदाउट एनी ट्रांस और विदाउट एनी प्रेशर के जो कंटिन्यूटी रेगुलर ट्रांसफ़र कर सके स्टेट के पास में, इक्विटेबल मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में। नेक्स्ट, देर इज़ अ शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, कर्नाटका गवर्नमेंट ने भूमि प्रोजेक्ट लॉन्च करके लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया। अब सेम स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो एक्सेप्ट कर सकती है और अक्रॉस इंडिया इम्प्लीमेंट कर सकती है और हेल्प कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने में और इम्प्लीमेंट करने में। इस तरीके से हमें इन मेजर्स पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ में सरकारी कमीशन के जो रिकमेंडेशन है, पुंची कमीशन की रिकमेंडेशन है, SR बुमई केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रेसिडेंशियल रूल को, आर्टिकल 356 को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, और भी कई सारे मेजर्स हैं, हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आई होप यहाँ तक फेडरलिज्म हमने समझ लिया है, कोऑपरेटिज्म फेडरलिज्म क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके मेजर्स क्या हैं। तो आई होप कोई भी फीडबैक हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। एक बार ज़रूर से देखें, यूपीएससी का सारा मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा इस बारे फर्स्ट ग्रुप में। और अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो ये सेकंड ग्रुप डेडिकेटेड है PSIR ग्रुप ऑप्शनल के लिए। यहाँ पे मॉडल आंसर, PDF, स्टडी मटेरियल, प्लानिंग, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, हम इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।